औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड को हमने पढ़ लिया है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह। फिर हार्ट, उसके फंक्शन हो गए। अब तीसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स आगे तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, आर्टरीज, कैपरीज और वेन्स। तो आर्टरीज उनको कहा जाता है जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए। तो अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट से अवे कौन कौन से ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही हैं। हार्ट से अवे एक तो राइट वेंट्रिकल से जा रही है, लेकिन इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक कहलाता है। ये वाहद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए से अवे जा रहा है ब्लड। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये बॉडी में सप्लाई जाती है। और फिर फर्दर इसी से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं वो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, अल्टीमेटली ये कैपरीज तक जाते हैं। लेकिन जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आते हैं, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, जो भी इसमें लेके आते हैं कैपरीज के बाद ब्लड, ये सारी वेन्स, वेन्यूल्स, वेन्स और ये बड़ी वाली जो है वेना कवा कहलाती हैं। इंफीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा जो हेड, शोल्डर और आर्म से ब्लड लाती हैं। फिर जो लंग्स से ब्लड को वापस लेके आ रही हैं लेफ्ट एट्रियम में, हालांकि ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेकिन क्योंकि ये टूवर्ड्स द हार्ट है इसलिए इनको भी वेन्स ही कंसिडर किया जाता है। तो वो तमाम ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अवे लेके जा रही हैं ब्लड को, उनको आर्टरीज नाम देंगे। और वो तमाम ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं उन सबको वेन्स नाम दिया जाता है। और तीसरा, जहाँ पे मटेरियल्स की एक्सचेंज होती है टिश्यू लेवल पे, वो सारी कहलाएंगी कैपरीज। तो ये तीन तरह की वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज का क्लियर हो गया कि ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को अवे लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें आर्टरीज, तो इसके वॉल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो वॉल्स के बाहर की तरफ जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज एक लेयर होती है। फिर दरमियान वाली थिक लेयर है, ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। और इसी में आपकी बुक्स पे ये इसी के साथ एक और लेयर दिखाई होगी, इलास्टिक लेयर्स। तो ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक लेयर जो है इसको मिडल लेयर कंसिडर किया जाता है। ये आर्टरीज में काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि ब्लड जब इसमें से गुजरता है तो प्रेशर के साथ, क्योंकि हार्ट से आ रहा होता है, तो इसलिए ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, लचक वाली होती हैं। फिर इनर मोस्ट लेयर जो है ये एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती हैं, इसलिए इसको एंडोथीलियम नाम दिया जाता है। तो ये तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। फिर ये कंट्रैक्शन जो सर्कुलर मसल्स हैं जो इसके मिडल लेयर है, आर्टरीज और फिर आगे इसकी आर्ट्रियोल्स, इनको भी कंट्रोल किया जाता है। इनकी कंट्रैक्शन को दोनों सिस्टम कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है मसल्स को तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसका डायमीटर कम होता है, इसको कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ये कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं, सुकड़ गई हैं। और जिधर बॉडी पार्ट्स में ब्लड को कम सप्लाई करना होता है तो ये सुकड़ जाती हैं। जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी होती है बॉडी पार्ट्स में तो ये फैल जाती हैं। फैलने को, यानी फैलेंगे कब, जिसको हम कहते हैं रिलैक्स करना, तो इसको वैसो
डाइलेशन कहते हैं। तो दो टर्म्स ये अलग से भी पूछ लेते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्ट होना यानी एट्रियोल्स का, आर्टरीज का, और वेसोडाइलेशन यानी ये रिलैक्सेशन है आर्ट्रियोल्स की। तो जहाँ पे ब्लड कम पहुंचाना हो कंस्ट्रिक्शन होगी, जहाँ पे ब्लड बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा करना हो तो वहाँ पे ये डायलेट कर जाती हैं। फिर ये आगे फर्दर सब डिवाइड होती रहती हैं। पहले हार्ट से निकलेगी तो एओर्टा, एओर्टा के बाद ये डोर्सल एओर्टा हार्ट के पीछे से घूम के आएगी। फिर ये आगे फर्दर डिवाइड होगी तो आर्टरीज कहलाएंगी, आर्टरीज से फिर आगे आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स फिर आगे कैपरीज में डिवाइड होती हैं, यानी एओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, देन कैपलरीज। तो ये फिर कैपरीज का नेटवर्क बनाती हैं। अब आर्टरीज के रिलेटेड यहाँ पे एक डिजीज डिस्कस की है। डिजीज का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये ग्रीक वर्ड है। एथियर मीन पोरिज, पोरिज मतलब जिसको हम उर्दू में दलिया कहते हैं, गंदम का जो दलिया बनता है। तो इस तरह के ये दाने दाने से आर्टरीज के अंदर बन जाते हैं। स्क्लेरोसी और इस जो बोलते हैं इसको, ये हार्डनिंग होगी। इट इज कॉज एक्सिस्टिंग है, यानी एथ्रोमा और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दोनों मिलते हैं तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है। एक्चुअली ये डेपोजिशन है हार्ड मटेरियल की। एक्चुअली जब हमारी बॉडी में फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कहते हैं बर्तनों को थिंदा लग जाता है, इस तरह से आर्टरीज के अंदर वाली वाल्स में भी ये थिंदा सा लग जाता है, जिसको प्लेग कहते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल से प्लेग बनेगा और फिर ब्लड सेल्स इनके साथ आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं और ये रास्ता जो जहाँ से ब्लड गुजरता है ये आस्ता आस्ता तंग होना शुरू हो जाता है। और आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है, लचक, ये भी कम होती है। एक तो एज के साथ, उम्र के साथ भी ये डीजनरेट होती है, यानी इसकी लचक ग्रेजुअली कम होती जाती है। तो प्लेग की जैसे जितनी ज़्यादा डिपोजिशन होगी उसी तरह से ये ऊपर जो ब्लड सेल्स का क्लोड बनेगा, इसको नाम देते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो मोस्ट केसेस में ये बड़े लोगों में होती है, यानी ये डिजेनरेटिव है, मतलब ये आस्ता आस्ता इनका जो फंक्शन है ये कम होना शुरू हो जाता है, लचक कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये आर्टरीज के दरमियान में रास्ता भी कम करती जाएंगी और फिर थ्रोमा यानी पोरेज बनना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा। अगर ये टूट के बह जाए तो एम्बुलेंस और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस दो चीज़ें काज करता है, एक तो ये नैरो कर रहा है इस रास्ते को जहाँ से ब्लड गुजर रहा है, दूसरा ये आर्टरी की वॉल्स को, खासतौर पर मिडल लेयर जिसमें लचक ज़्यादा होती है मसल सेल की वजह से, तो उनको भी हार्ड कर देता है, यानी नैरोइंग या हार्डनिंग कर देता है आर्टरीज की और थ्रोम्बस बनता जाएगा। और अगर ये ब्रेन या हार्ट में बन जाता है, यानी दिल या दिमाग में बनता है, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ये फैटल भी हो सकता है, यानी उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो हार्ट अटैक का मेजर काज भी एथेरोस्क्लेरोसिस है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स और फिर देन कैपिलरी, जहाँ पे एक्चुअली मटेरियल एक्सचेंज होती है बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड, यानी ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर है और इसके इर्द गिर्द जो टिश्यूज हैं इसके बीच में ये मटेरियल एक्सचेंज होती है। और ये कैपिलरीज जो है ये वन सेल थिक होती हैं, यानी ये सिर्फ एंडोथेलियम पर मुश्तमिल होती है। ये अंदर वाली लेयर जो है सिर्फ एक लेयर, बाकी दो बाहर वाली लेयर्स इसकी नहीं होती, इसलिए थिन वॉल या वन सेल थिक वॉल इसकी कह सकते हैं। ये बहुत सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स।
तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के रेफरेंस से इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो ये इसकी वॉल जो है कैप्रीज की ये परमिएबल होती हैं, नंबर 1 पॉइंट, और इसके ज़रिए से वाटर और डिजोल्व सब्सटेंस जो है वो आसानी से आर पार इनकी वॉल से गुजर जाते हैं। यानी अगर कहें ये कैप्री वॉल है तो यहाँ से मटेरियल आसानी से सेल्स के बीच में से डिफ्यूज़ हो जाएंगे, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं सेल्स के बीच स्पेसेस में, या फिर सेल्स इसकी वॉल्स के अंदर जो सेल्स हैं इसके अंदर फिर यहाँ से आगे को, यानी डिफिजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी, इंटरसेलुलर स्पेसिस के ज़रिए से भी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ये कैप्रीज के अंदर और बाहर ये मूव करते हैं। यानी आसानी से के साथ गैशियस एक्सचेंज भी होता है और अदर मटेरियल एक्सचेंज भी होता है। यानी ऑक्सीजन बाहर को जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर को आएगी। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसके ब्लड कैप्रीज से निकल के टिश्यूज फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से टिश्यूज में, और वहाँ से वेस्ट जो हैं टिश्यू फ्लूइड और फिर कैप्रीज में आएंगे, और यहाँ से फिर इकट्ठी होकर वेन्यूल्स और वेन्स में बनाती हैं। फिर कैप्रीज जो हैं, दूसरी बात, ये डेंस किस्म का नेटवर्क होता है, यानी एक जाल सा पूरा बॉडी में फैला होता है, और इतना डेंस होता है कि ऑलमोस्ट हर सेल तक ये कैप्रीज पहुंची होती हैं, और ये इतनी सेल इनकी सप्लाई से दूर नहीं होते, इसलिए आसानी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं। ख़ास तौर पर लीवर में तो हर सेल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द कैप्रीज लीवर के अंदर। फिर तीसरी बात, इसमें डायमीटर, इसकी डायमीटर किसका, कैपिलरीज का, ये डायमीटर जो है ये अल्टर किया जा सकता है नर्वस स्टिमुलेशन से। जैसे हमने पहले पढ़ा कि दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं, दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इनके डायमीटर को भी कंट्रोल किया जाता है कि किस तरह ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी है, ब्लड सप्लाई मतलब मटेरियल ज़्यादा देने हैं, और किधर ब्लड सप्लाई कम करनी है, यानी मटेरियल कम देने हैं। यानी इसके इस जो है डायमीटर को कंट्रोल करके ब्लड की सप्लाई को वासोडाइलेशन और वासोकंस्ट्रिक्शन से कंट्रोल किया जाता है। इसमें फिर एक रोल भी है, बेसोफिल टिश्यूज हमने पढ़े थे, बेसोफिल सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन, ये भी डायलेट करने में काम करता है। जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी है तो इनको इसके डायमीटर को डायलेट कर दिया जाएगा। फिर इसका डायमीटर कैसे बढ़ता है, अगर इसके सेल्स को गौर करें तो सेल्स की शेप इसकी इस तरह की है, अगर ये और अलोंगेट हो जाए तो ये डायमीटर नैरो हो जाता है, लेकिन अगर ये ब्रॉड हो जाएं, फैल जाएं ये सेल्स, तो इसका डायमीटर भी फैल जाता है। यानी इन सेल्स की शेप में चेंजेस से ही जो है कैप्रीज का डायमीटर कम या ज़्यादा किया जाता है। फिर कैप्रीज की अगर बात करते हैं तो हर कैप्रीज के शुरू में जहाँ से ये आगे कैप्रीज में डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे बेस पे भी स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, यानी वॉल्स लगे होते हैं जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। यानी वेन्स वगैरह में भी होते हैं, और कैप्रीज यहाँ से शुरू हो रहती हैं आर्टरी से आगे की तरफ, तो उसकी बेस पे भी ये वॉल्स लगे हुए होते हैं जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उसको बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। तो ये वॉल्स सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं इन वेसल्स में जो इसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो कैप्रीज के ये स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, स्फिंक्टर यानी रोन मसल्स को कहते हैं, जो गोलाई में इसके डायमीटर के साथ ही होती हैं। फिर इसमें आगे एक्सचेंज कैसे होती है, तो एक्सचेंज के रेफरेंस से पॉइंट दिए हुए हैं 3। तो कैप्रीज वो साइट्स हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में। पहला तो इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के रेफरेंस से बात करें, यानी सेल्स, अगर ये कैप्रीज के सेल्स हैं तो डिफ्यूज होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, इसी तरह से मटेरियल्स आते हैं। फिर दूसरा, सेल्स के बीच में जो स्पेसिस हैं कैप्रीज के सेल्स में, जिसको इंट्रासेलुलर स्पेसिस कहते हैं, एंडोथेलियम में इसके,
यहाँ से भी मटेरियल आउटवर्ड और इनवर्ड मूव करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं ये सेल इनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं, यानी एंडोसाइटोसिस से निकल लेते हैं, फिर बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं, यानी अंदर से निकल के बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से बाहर से वेस्ट को निकल के अंदर भी कैप्रीज के इनसाइड भी ये पुश कर देते हैं। तो इस तरह से भी ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड और टिश्यूज के बीच में कहाँ से हो रही है? थ्रू कैपिलरीज। फिर इसके बाद ये तो दो ब्लड वेसल्स हो गई, तो तीसरी ब्लड वेसल जो है वो वेन्स हैं। वेन्स उनको कहते हैं जो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं। तो इनमें अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में भी 3 लेयर्स ही हैं। बाहर कनेक्टिव टिश्यूज जैसे आर्टरीज में, इसके भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। सबसे अंदर वाला जो है एंडोथेलियम है, इसके भी एंडोथेलियम है, लेकिन दरमियान वाली जो लेयर है आर्टरीज में काफ़ी थिक है, मसल्स और स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज है, जबकि इसके भी स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यूज है, लेकिन ये दरमियान वाली या मिडल लेयर इसकी पतली होती है, थिन होती है, आर्टरीज की निस्बत बहुत ज़्यादा थिन होती है। फिर दूसरे डिफरेंसेस भी हैं इसके, जो एंडोथेलियम में डायमीटर ज़्यादा होता है जबकि आर्टरीज में कम होता है, हम डिफरेंसेस में भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आर्टरीज में लचक ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जबकि वेन्स में इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर इसके अलावा आर्टरीज में वाल्व नहीं होते, बैक फ्लो को नहीं रोकते क्योंकि पीछे पंप है, प्रेशर से आगे ही ब्लड जाता है, जबकि वेन्स में बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें वाल्व्स भी होते हैं जिनको सेमील्यूनर वाल्व्स कहा जाता है। अब आर्टरीज में तो पीछे हार्ट है जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में पंप कर रहा है। तो उसके बाद ये आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स और फिर कैप्रीज, कैप्रीज के बाद वेन्यूल, वेन्यूल से ये वेन्स में कन्वर्ट होती हैं। तो यहाँ पे तो कोई पंप नहीं लगा जो पीछे से हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो करे। तो ब्लड फिर कैसे फ्लो करता है? तो ये हमारी बॉडी के मसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और दूसरे बॉडी मसल्स, स्केलेटल मसल, जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये वेन्स के इर्द गिर्द जो मसल हैं इसको प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, और इसके अंदर वाल भी लगे हुए हैं, पीछे को ब्लड नहीं जाने देगी। और जब ये इर्द गिर्द के मसल इसको स्क्वीज करेंगे तो ये आगे को ब्लड को एक ही डायरेक्शन में पुश करती है। तो बॉडी मसल्स स्क्वैश करते हैं और असिस्ट करते हैं ब्लड के वापस आने को, रिटर्न को हार्ट की तरफ। फिर ये वेन्स, पहले वेन्यूल्स फिर वेन्स, और फिर ये इकट्ठी होंगी बॉडी के लोअर पार्ट से ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन कौन सी वेन है जिसको हम नाम देते हैं इंफीरियर वेना कवा। इस तरह से बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ये बड़ी वेन जो बनेगी सुपीरियर वेना कवा। तो ये दोनों आगे कहाँ पे ब्लड को डालती हैं? राइट एट्रियम के अंदर लेके आती हैं। ये हो गई वेन्स। तो आर्टरीज हो गई, कैपरीज हो गई, वेन्स हो गई। उसके बाद मटेरियल एक्सचेंज जो कैपरीज या कैपरी बेड में होता है तो किसके थ्रू है? टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए से। तो कैपरीज के अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से कैपरीज से मटेरियल बाहर निकलते रहते हैं, लिक्विड भी निकलता है, पानी होता है ज़्यादा मकदार में, तो ये सेल्स के इर्द गिर्द फैल जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा एक्चुअली ये कैपरीज से निकला है। पहले ब्लड प्लाज्मा कहलाता था, अब यहाँ पे आके इसको टिश्यू फ्लूइड नाम देंगे। एक तो 2-3 नाम दिए जाते हैं इसको, एक टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है, और क्योंकि सेल्स के बाहर है इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इसको नाम दिया जाता है। तो एक्चुअली ये ब्लड कैपरी से ही लीक करके बाहर निकला होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, बाद में ये टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? जो ब्लड में ऑलमोस्ट वही वाली इसकी कंपोजिशन होती है। इसमें पानी होता है ज़्यादा मकदार में, वाटर होगा, इसके अलावा इसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे,
गैसेज होंगी, वेस्ट होंगे, स्मॉल प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद होंगी। यानी अगर कहें ये कैपरीज है, ब्लड कैपरी है और ये टिश्यू है यानी ये सेल है, तो ये दरमियान में ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसमें पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं। एक्चुअली ये ब्लड कैपरी से टिश्यूज़ की तरफ थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जा रहा है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या एक्स्ट्रा वाटर है, वो वापस कैपरीज में जाता है। तो इस जगह पे ब्लड सेल्स नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स कैपरी से नहीं निकलेंगे, प्लेटलेट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन कुछ वाइट ब्लड सेल्स निकलते हैं जो पैथोजेंस या एंटीजन का पीछा करते हुए ये टिश्यू फ्लूइड में आते हैं। अब वाइट ब्लड सेल तो रेड ब्लड सेल से काफ़ी बड़े होते हैं, वो कैसे निकलते हैं? तो ये इनके जो इंटरस्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो यहाँ से ये स्क्वीज करते हुए यानी सुकड़ते हुए, उनमें एबिलिटी है ये सुकड़ के अलोंगेट हो जाते हैं और निकल जाते हैं बुलेट की तरह की शक्ल बना के, ये बाहर टिश्यू फ्लूइड में या आसानी के साथ एस्केप कर जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो पैथोजेंस हैं उनका पीछा करते हुए। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही एक्चुअली ये ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम करता है। तो ये था आज का टॉपिक, ब्लड वेसल्स। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।